नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा वीडियो एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है, रेसिज्म इन कोरिया। जी हाँ, सही सुना आपने। आज पूरे भारत में बीटीएस, के पॉप और कोरियन मूवीज़ के फैंस की संख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है। एक आंकड़े की माने तो आज पूरे भारत में के पॉप के अकेले ही 15 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जिनमें ज़्यादातर हमारे टीनेजर शामिल हैं। इंडिया में कोरियन मूवीज़ तो बहुत पहले से ही पॉपुलर थी, जिनमें ओल्ड बॉय, द होस्ट और ट्रेन टू बुसान जैसी मूवीज़ शामिल थी। लेकिन साल 2019 में पैरासाइट मूवी जिसने ऑस्कर जीती थी, उस मूवी के बाद तो मानो ये क्रेज़ इतना बढ़ गया जिसका नतीजा आज ये 15 करोड़ वाला नंबर है आप सबके सामने। तो दोस्तों, जब तक वीडियो ख़त्म होगा शायद ऐसा हो सके कि आपके ऊपर ये जो बीटीएस, के पॉप और के ड्रामा का भूत सवार है ना, शायद वो उतर जाए। मैं आपको ये बता दूं कि मेरा कोरियन पीपल या किसी भी पर्टिकुलर नेशन, एथनिसिटी या फिर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट करके कुछ बोलने का कोई इरादा नहीं है। जो सच है उसे बोलना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा मेरा मानना है, इफ़ समथिंग इज़ बिटर बट इट इज़ ट्रूथ देन इट इज़ वर्थ डिस्कसिंग एंड इट शुड बी सेड। ऐसा मेरा मानना है। सो लेट्स स्टार्ट। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हो और अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल और सोशियो पॉलिटिकल वीडियोस जो कि एजुकेशनल वीडियोस होते हैं उनको देखना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही टॉपिक्स पर वीडियो बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ऐसे वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड है, और हाँ, खास करके उन लोगों के साथ जो बहुत बड़े अपने आप को बीटीएस आर्मी बोलते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, ये सारा सिलसिला तब शुरू हुआ जब एक यूट्यूबर जिनके यूट्यूब चैनल का नाम सटल क्रेजी कोरिया है, कुछ महीने पहले वो अपने दिल्ली से आए दोस्तों को लेकर सोल सिटी के एक क्लब में लेकर गए, जहां पर क्लब के सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें अंदर आने से मना कर दिया और इसके बाद उन्होंने रीज़न पूछा तो उन्हें बिना किसी रीज़न दिए ही उनको वापस जाने को कहा गया। उसके बाद वो वहीं पर मौजूद दूसरे क्लब्स में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें साफ साफ हाथ दिखाकर वापस जाने को कहता है। और यहाँ पर तो बहुत सारे क्लब्स पे ऐसे बैनर्स लगे हुए थे जिस पर लिखा था पाकिस्तानी एंड इंडियन मेंस नॉट अलाउड, और कई जगह तो रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी हो रहा था। जैसे कुछ गाड़ियों के ऊपर लिखा था हिंदूज आउट, इस्लाम्स आउट। ये तो ऐसे इंसिडेंट हैं जो अभी हाल फिलहाल में हुए हैं। ये सिलसिला बहुत पहले से चला आ रहा है। साल 2009 में सुंगोंग खोए यूनिवर्सिटी में रिसर्च प्रोफेसर हो रहे बोनोजीत हुसैन अपने कोरियन फीमेल फ्रेंड के साथ ट्रेवल कर रहे थे। तभी बस में उनको एक आदमी आकर अप्रोच करता है और उनको रेशियली अब्यूज़ करता है और बाद में कई इनएप्रोप्रिएट रिमार्क्स भी देता है। वो कोरियन आदमी इतने पर नहीं रुकता, उसने उनकी कोरियन फ्रेंड को बोला, क्या तुम एक ब्लैक पर्सन को डेट करने में कंफर्टेबल हो? बोनोजीत तुरंत अक्यूज को लेकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में गए, लेकिन यहाँ पर तो पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले खुद ही अक्यूज का साथ देते नजर आए। दोस्तों, इस हादसे ने बोनोजीत को अंदर तक झकझोर कर रख दिया और इसी इंसिडेंट ने उनको ये इंस्पिरेशन दी कि वो साउथ कोरिया में हो रहे रेसिज्म के खिलाफ एक मूवमेंट चलाएं, और उन्होंने ऐसा किया भी। और देखते ही देखते वो पूरे साउथ कोरिया में इतने पॉपुलर हो गए कि वो साउथ कोरिया में एंटी रेसिज्म मूवमेंट के पोस्टर बॉय बन गए, और बहुत सारे एनजीओ और ह्यूमन राइट्स एक्टिविटीज़ की मदद से उन्होंने साउथ कोरियन नेशनल असेंबली के ऊपर इतना दबाव बनाया कि वो लोग अपने पार्लियामेंट में इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए मजबूर हो गए। दोस्तों, अभी तो और बुरे किस्से सुनने बाकी हैं। बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को इंटरव्यू में शेयर किया कि कैसे उन्हें साउथ कोरिया में रेसिज्म का सामना करना पड़ता है। उन्हीं कई सारे इंटरव्यूज़ में एक लड़की ने भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया। वो बताती कि जब वो किसी मॉल में और किसी शॉप पर ड्रेस को देखने जाती या फिर उन्हें छूती तो अचानक से ही उनको उस चीज़ को करने से मना किया जाता, या फिर अगर मना ना भी किया जाए तो उनके छूने के बाद वहाँ पर मौजूद अटेंडेंट उस ड्रेस को बहुत ही अच्छे से डस्टर मारता, मानो कि उस लड़की के हाथ में बहुत ज़्यादा गंदगी हो। ऐसे ही नहीं, सेम ये ड्रेस वाला इंसिडेंट बहुत सारे फॉरेनर ने साझा किया जो ब्लैक्स थे, उन्होंने भी साझा किया कि उनके साथ ऐसा हुआ है, मानो वो दुकान वाला उनको ऐसे ट्रीट कर रहा हो जैसे इन्हें कोई कम्युनिकेबल डिजीज हो। ऐसे ही अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए एक इंडिविजुअल ने बताया कि मेट्रो, बस या पब्लिक पार्क में अगर वो कभी कहीं बैठती तो वहाँ मौजूद कोरियंस वहाँ से उठकर चले जाएं, और ऐसा ही एक दफ़ा नहीं हुआ, बहुत बार हुआ, लगभग हर बार ऐसा ही हुआ, मानो कि उन्हें अब इस चीज़ की आदत सी हो गई हो। इस इंसिडेंट को सुनने के बाद आपको भी लगेगा मानो इंडियंस अनटचेबल्स हैं। लिटरली मुझे ये सुनने के बाद ऐसा लगा मानो हम इंडियंस इतने गिरे हुए हैं, और वो भी सिर्फ इसलिए कि हम अपने हाथों से खाना खाते हैं। और दिमाग में एक और बात आएगा
कि भैया इन साउथ कोरियंस की जो लिटरेसी रेट है 98.8%, इसका क्या फ़ायदा जब आप लोग ऐसे ट्रीट करते हो किसी दूसरे इंसान को। और दोस्तों आपके मन में आ रहा होगा ये सवाल कि एक देश जहाँ की लिटरेसी रेट 98.8% से भी ज़्यादा है, वहाँ के लोग इतने रेसिस्ट कैसे हो सकते हैं। तो मैंने भी कोशिश की ये सारी चीज़ समझने की, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करना पड़ा, उन्हें एनालाइज करना पड़ा और मिला जुला के मुझे एक समरी तैयार करना पड़ा, जिसके थ्रू मैं आपको समझा पाऊँ कि ऐसी कंडीशंस आखिर क्यों आई। तो इन सारी चीज़ों को मैंने अलग अलग पॉइंट्स में किया है और आइए अब उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो आइए पहले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, वो है लुकिज्म। लुकिज्म को कोरियन भाषा में कहते हैं ओम्यो जिशाम जुई, जिसका मतलब होता है लुक आर सुप्रीम। कोरियंस अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर इतने ऑब्सेस्ड हैं कि इन्होंने मेल और फीमेल के लिए ऐसे ब्यूटी पैरामीटर्स रख दिए हैं जो कि एक हद तक नॉन रियलिस्टिक लगते हैं। कोरियंस को ब्यूटी को लेकर एक अनहेल्दी ऑब्सेशन है और ये ऑब्सेशन वहाँ के अपने लोग पर भी भारी पड़ रहा है। इनफैक्ट आपने तो ये फैक्ट लगभग सुन चुका होगा कि कोरिया में पेरेंट्स अपने बच्चों को ग्रेजुएशन सेरेमनी पर क्या देते हैं, प्लास्टिक सर्जरी के लिए फंडिंग। इनफैक्ट बड़ी बड़ी कंपनियों में जब किसी को हायर किया जाता है तो पहले आपकी ब्यूटी को देखा जाएगा। इनफैक्ट साउथ कोरियन सोसाइटी में एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पाने के लिए आपका खूबसूरत इंसान होना एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है। आज साउथ कोरियन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री दुनिया भर में छा रही है, इसलिए आपको कोरियन स्ट्रीट्स, मार्केट, सबवेज, मेट्रो, हर जगह कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है जो कोई नहीं सोचता। सोचो जो खूबसूरत नहीं है और लोग जब ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर इतने बायस्ड हैं, तो क्या वो इस इंसान को फेयरली ट्रीट करेंगे जो उनके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पाता। उस इंसान पर क्या नेगेटिव मेंटल इफेक्ट पड़ेगा, ज़रा आप ये सोचो। इनफैक्ट साउथ कोरियन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को मीट ना कर पाना साउथ कोरियन टीनेजर्स और यंगस्टर्स में डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। दोस्तों स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि कोरियंस के अंदर नेशनल आइडेंटिटी और हज़ारों साल की प्योर रेस, ब्लड लाइन, कॉमन लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन और हिस्ट्री का एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलीफ है। और ये बिलीफ और बढ़ गया जब जापानीज़ ने कोरियंस को कॉलोनाइज़ किया। हुआ ये कि जब जापानीज़ ने कोरिया पर अटैक किया और उसे कॉलोनाइज़ करने लगे, तब उन्होंने देखा कि कोरियंस अपने कल्चर और ट्रेडिशन को लेकर बहुत ही रिजिड हैं। जापानीज़ को ऐसा लगा कि अगर इन्हें कॉलोनाइज़ करना है तो इनके सेंस ऑफ ट्रेडिशन को ख़त्म करना पड़ेगा, जिसके लिए इन्होंने वहाँ के ट्रेडिशन और कल्चर को मिक्स करने की कोशिश की ताकि जापानीज़ को रूल करने में आसानी हो। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के बाद जब जापानीज़ अपने देश वापस चले गए, तब कोरियंस में ये बिलीफ और भी स्ट्रॉन्ग हो गया कि हमारे कल्चर और ट्रेडिशंस को ये जापानीज़ भी नहीं ख़त्म कर पाए। और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि क्यों कोरियंस को किसी दूसरे रेस या एथनिसिटी के साथ इंटरेक्ट होने में कॉम्पैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स आती हैं। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं पॉइंट नंबर 3। अमेरिका के वीसली कॉलेज में प्रोफेसर रह चुकी कैथरीन का ऐसा मानना है कि 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी एक वजह है जिसके कारण कोरियंस का फॉरेनर्स और इमिग्रेंट्स के प्रति इतना डोमिनेंट बिहेवियर है। 1997 के एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में IMF ने साउथ कोरियंस की मदद के लिए बेल आउट तो दे दिया था, लेकिन इसके बदले बहुत ही कड़े शर्त रख दिए, जिसके कारण कोरियन इकॉनमी पर बहुत बुरा असर हुआ। यहाँ की बहुत बड़ी नामी गिरामी जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बंद हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5% तक बढ़ गई और आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो अच्छा खासा कमाता था उसकी अर्निंग कम हो गई। इन सारी चीज़ों से कोरियन लोगों में एक ऐसा बिलीफ सेट हो गया कि जो फॉरेन इंटरफेरेंस है हमारे देश में वो हमेशा हमारे लिए नुकसान लाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है और हाँ, एक हद तक ये सोल्यूशन भी हो सकता है। साउथ कोरिया में अभी तक यानी कि एज ऑफ मई 2024 तक कोई भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ नहीं लाया गया है। हम बात अपने देश की करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में ये साफ साफ मेंशन है कि किसी भी इंडिविजुअल को कास्ट, कलर, क्रीड, सेक्स या रिलीजन के बेसिस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। इनफैक्ट इसके लिए सेक्शन 153 में ये साफ साफ मेंशन किया गया है कि अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। लेकिन साउथ कोरिया में लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट और वीक पॉलिटिकल विल की वजह से 4 बार ये रूल आते आते रह गया। इनफैक्ट दोस्तों साउथ कोरिया में खुद ऐसे बहुत सारे NGOs और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो वहाँ पर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ लाने के लिए अपना एफर्ट्स डाल रहे हैं और जिसका एक रिजल्ट भी देखने को मिला। हुआ ये कि कोरिया में हमेशा ये होता था कि जब भी किसी को जॉब एप्लीकेशन डालना है तो वहाँ पर फ़ोटो कंपलसरी थी। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जो हायर कर रहा है उसको पक्का बंदे का लुक देखना है, लेकिन उस समय के PM मून जे ने इस चीज़ को एबॉलिश करवा दिया। कहा कि जो भी MNC हायरिंग करी है वो ब्लाइंड हायरिंग करे, जो फ़ोटो वाला स्टैंडर्ड है उसे हटा दिया जाए और सिर्फ पर्सन के इंटेलेक्ट और ह्यूमर को देख के उसका सिलेक्शन किया जाए। अब आइए दोस्तों बात करते हैं आखिरी
पॉइंट नंबर 5, हाउ कोरियंस परसीव इंडियंस। आज साउथ कोरिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जरा सोचिए, एक ऐसी कंट्री जहां की लिटरेसी रेट 98.8% है, बावजूद इसके कि वहां का आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनएम्प्लॉयड है। अब दोस्तों आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। हाल ही में साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ये इच्छा जाहिर की कि वो भारतीय सरकार के साथ एक पैक्ट साइन करना चाहता है, जिसके अंतर्गत वो भारत से बहुत बड़ी मात्रा में ब्लू कॉलर वर्कर्स को अपने देश में आने देगा। मतलब ज़रा सोचो, एक ऐसा देश जहाँ पर ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो खुद दूसरे देशों से लेबर अपने देश में बुलवा रहा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ के पढ़े लिखे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स को ये लगता है कि ये जो ब्लू कॉलर जॉब्स है वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड जॉब है और ये उनके सेल्फ एस्टीम को हर्ट करेगा। और यही परसेप्शन उनका हम इंडियंस के प्रति बन चुका है कि हम इंडियंस बहुत ही लो स्टैंडर्ड्स हैं। अब दोस्तों इस पॉइंट में हम कोशिश करेंगे, इस चीज़ का सल्यूशन निकालेंगे कि इस चीज़ को टैकल कैसे किया जा सकता है और इस चीज़ का सबसे बड़ा रूट कॉज क्या है। तो रूट कॉज ये है कि कोरियंस को हम इंडियंस के बारे में सही चीज़ पता ही नहीं है। एक बहुत ही बड़ा इन्फॉर्मेशन गैप है हमारे और कोरियंस के बीच में। कोरियंस को ऐसा लगता है कि हमारा देश वैसा ही है जैसा कि स्लमडॉग मिलियनेयर में दिखाया गया है, लेकिन ये गलत है। हमारा देश भारत एक बहुत ही बड़ा देश है। यहाँ की कल्चर, ट्रेडिशन, कुजीन इतने डाइवर्स हैं कि कोई भी देख के फैंटेसाइज हो जाए। बट हमारे देश की छवि वेस्टर्न मीडिया और इंटरनेशनली बहुत ही ज़्यादा डिम हो चुकी है और इसमें हमारे अपने लोग का भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। आपको आए दिन ऐसे लोग दिख जाएंगे जो हाईवे के किनारे खड़े होकर सुसु करेंगे, रेलवे प्लेटफॉर्म पे थूकेंगे और फॉरेनर्स को लूटेंगे। इनफैक्ट अभी हाल फिलहाल ही एक कोरियन लड़की को छेड़ने का भी मामला सामने आया था, तब एक इंडियन लड़के ने उस लड़की को बचाया था। अब दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे भी एफर्ट डाल सकते हो। आपको पता ही होगा कि भारत अब दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री बन चुकी है और ऐसे में हर कोई भारत में अपना धंधा करना चाहेगा। इनफैक्ट बहुत सारी साउथ कोरियन कंपनीज़ हैं जैसे कि LG, सैमसंग, पॉस्कोस, ये सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो इंडिया में अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हैं। अगर हम चाहें तो इनके सारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर सकते हैं, जो कि एक एग्रेसिव अप्रोच होगा। तो हो सकता है ये कोरियन गवर्नमेंट को प्रेशराइज करे कि वहाँ पर भी एंटी डिस्क्रिमिनेशन बिल को ला सके और हमारी इंडियन सरकार भी कोरियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकती है कि वो यहाँ पर इस बिल को इंट्रोड्यूस करे। दोस्तों ये बात तो किसी से छुपी नहीं है कि साउथ कोरिया में K-पॉप सेलिब्रिटीज़ का क्रेज़ एक अलग लेवल पे है। अगर वो चाहें तो हम इंडियंस के हेरिटेज और कल्चर के बारे में वहाँ के लोगों को अवेयर कर सकते हैं अपने म्यूज़िक के थ्रू, और ये जो इन्फॉर्मेशन गैप आया है हम में और कोरियंस के बीच में, उसे कम कर सकते हैं। कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम ना सिर्फ कोरिया बल्कि पूरी दुनिया को अपने गौरव इतिहास, यहाँ के कल्चर और वो छवि दिखाएं जिससे वो अभी तक अनजान थे। इनफैक्ट हमने पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की आइडियोलॉजी दी है, जो हमारे यहाँ हो रही लास्ट ईयर G20 समिट का मोटो भी था। दुनिया को हमें अपने सॉफ्ट पावर के बारे में अवेयर करना होगा। इनफैक्ट इस प्रॉब्लम को सॉफ्ट पावर के थ्रू एड्रेस भी किया जा सकता है।